देखो, आज हम लोग हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। 5 दिन में हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री का 5 चैप्टर है ना, उसको 30 तारीख तक खत्म कर दिया जाए। तो आज सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नेशनलिज्म इन यूरोप। ये सेकेंड चैप्टर में है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे कैसे नेशनलिज्म वाला कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है। इंडिया नेशनलिज्म डेवलप एज द कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जैसे भारत में आजादी के लिए जो आंदोलन हुआ, उसी से हम लोग को नेशनलिज्म का भावना उत्पन्न हुआ। समझ गए। अगेंस्ट ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी का हम लोग आंदोलन लड़े हैं। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट यू गोट टू नो द स्टोरी फ्रॉम द 1920 एंड स्टडी अबाउट द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे भारत को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आजादी भी कैसे मिला और हम लोग पूरा देश को एकजुट कैसे कर पाए, नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे हुआ। ठीक है। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत मूवमेंट कहाँ चला, ये क्या है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। तो देखिए, द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन द ईयर आफ्टर 1990। मतलब 1919 के बाद एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा हुआ। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस एंड द प्राइसेस ऑफ कस्टम ड्यूटी वेर डबल्ड बिटवीन द 1913 से 18, which lead to a very difficult for common man in 1918-19 crops failed in India resulting a shortage of food accompanied by the influenza epidemic. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार है तो किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इंग्लैंड भी फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहा था, उसको पैसा चाहिए। तो क्या किया कि इनकम टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया। समझ गया ना, टैक्स डबल कर दिया। और उसी समय भारत में क्या हो गया, सूखा पड़ गया। खाने पीने का क्रॉप हुआ नहीं, खाने पीने का कमी होगा। और इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब एक जैसे कोरोना आया था, उसी तरह से ये हैजा फैल गया था, पूरे भारत में लोग मर रहा था। तो ये सब के खिलाफ एक आंदोलन धीरे धीरे तैयार होने लगा भारत में। अंग्रेज के खिलाफ माहौल बनना। हो सकता है कि वर्ल्ड वार नहीं लड़ता अंग्रेज तो भारत आजादो नहीं हो पाता। तो देखिए, उसके कारण इसका यहाँ से थोड़ा सा माहौल उसके खिलाफ बनना शुरू हो गया। ठीक ना। देखो, सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से आया भारत में। सत्याग्रह देखते हो ना, धरना प्रदर्शन लोग करता है, उसी को सत्याग्रह। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में जैसे जानते हो कि महात्मा गांधी पढ़ने के लिए लंदन गए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए थे वहां पे अपना वकालत का प्रैक्टिस करने। उसके बाद वो 1915 में भारत लौटे जनवरी में and started the movement सत्याग्रह। सत्याग्रह emphasizes the power of truth and need to search for truth। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य के पावर को यूज करना है और सत्य का खोज करना है। समझ गए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपुल कैन विन ए बैटल विथआउट नॉन वायलेंस। बिना मार पीट के भी आप आंदोलन करके आप चीजों को जीत सकते हैं। ठीक है। विच विल बी यूनाइट ऑल इंडियंस। और जिसके कारण क्या है, पूरा इंडिया मतलब उसके कारण एकजुट हो गया। 1917 में ही ट्रेवल चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में वो बिहार में चंपारण से सत्याग्रह का शुरुआत किए थे। सब क्वेश्चन याद रखिए। यहाँ पे नील का खेती करवाता था बिहार में, तो उसी के खिलाफ, पीजेंट्स किसान को बोलते हैं। समझ गए ना। In the same year, he organized सत्याग्रह to support the peasants of खेरहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसी साल गुजरात के खेरहा में भी उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग द कॉटन मिल वर्कर। तो देखिए, तीन तीन घटना का जिक्र करा। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह, फिर खेरा डिस्ट्रिक्ट में किसान के लिए, फिर 1918 में कॉटन मिल के वर्कर को पैसा वैसा नहीं दे रहा होगा, कुछ कारण होगा तो उसको लेके सत्याग्रह करना।
तो ये महात्मा गांधी का एंट्री भारत के पॉलिटिक्स में हो चुका है 1915 में। रॉलेट एक्ट आया था, पता होगा तुम लोग को। रॉलेट एक्ट देखिए क्या हुआ। इन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी लॉन्च्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में था ना कि किसी को भी अंदर कर दे सकता है बिना वारंट के। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। और 2 साल के लिए आपको बेल भी नहीं मिलेगा, आप जेल में चले जाइएगा। तो खास करके रॉलेट एक्ट के अंदर किसको अंदर किया जाता? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, जैसे जो लोग नेता आंदोलन सत्याग्रह कर रहे थे उन लोगों को अंदर कर रहा था, और 2 साल तक छूटिएगा भी नहीं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू क्लेम डाउन द नेशनलिस्ट बाय विटनेसेस द आउटरेज ऑफ पीपुल। मतलब ब्रिटिश का काम था कि जो महात्मा गांधी या इसी तरह से बहुत सारे नेता उस समय थे, सबको पकड़ पकड़ के अंदर डालो, ताकि ये जो नेशनलिज्म का भावना इंडिया में जग रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, ये न पहुंच पाए। 10 अप्रैल को, ऑन 10 अप्रैल, पुलिस ऑफ अमृतसर फायर ए पीसफुल possession which provoked widespread attack on the banks, post office, railway station. Martial law was imposed and General Dyer took command। मतलब देखिए क्या हुआ ना कि 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्ट आदमी कर रहा था, उसमें पुलिस क्या कर दिया? फायर कर दिया। तो उसके कारण वहां दंगा फैलने लगा, बैंक लूटना जाने लगा, पोस्ट ऑफिस लोग लूटने लगा, रेलवे स्टेशन को लूटने लगा। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल लगा दिया गया, और जनरल डायर उस समय कमांडर था। On 13 अप्रैल, Jallianwala Bagh incident took place. A large crowd gathered in Jallianwala Bagh where a few people came to protest against the government of new repressive measures, which some came to attend the annual Baisakhi fair. General Dayal blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. After the Jallianwala Bagh massacre, people become furious। मतलब क्या हुआ कि 13 अप्रैल, 10 अप्रैल को अमृतसर शहर में दंगा अंगा होने लगा, मार्शल लॉ लगा। 13 अप्रैल को वही रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जलियांवाला बाग में एक रैली हो रहा था। ठीक है, कोई मतलब बंदूक गोली लेके नहीं हो रहा था, ऐसी भाषण भाषण हो रहा था। तो जनरल डायर ने उसका एग्जिट, जितना भी जैसे गांधी मैदान है तो कैसे बाउंड्री घेरा हुआ, और एग्जिट पॉइंट उसका है, निकलने का रास्ता को बंद करके और ओपन फायर करके सैकड़ों लोगों को मार दिया। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग में जाकर। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, समझ गए ना? तो उसके कारण क्या हुआ कि लोगों में पूरा गुस्सा अंग्रेज के खिलाफ भर गया। लोग स्ट्राइक करने लगे, क्लैशेस, पुलिस एंड अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। और ज्यादा दंगा बढ़ गया, गवर्नमेंट के ऑफिसर को सब मारने लगा, बिल्डिंग लूटने लगा। महात्मा गांधी हैड टू कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एट टर्निंग इनटू वायलेंट वॉर। उस समय महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब पब्लिक भी अपने हाथ में कानून लेने लगा। ठीक है ना, पब्लिक हाथ में कानून लेने लगा। तो महात्मा गांधी को अपना जो सत्याग्रह कर रहे थे रॉलेट के खिलाफ, तो उसको अपना वापस ले लिया। महात्मा गांधी अहिंसा मतलब हिंसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी देन टूक अप द खिलाफत इशू बाय ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद डिफीट ऑफ ओटोमन तुर्की। देखिए ओटोमन का चक्कर आ गया। ओटोमन, ओटोमन और तुर्की, यहाँ किसका, ओटोमन पे किसका शासन था? मुस्लिम का था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर वाला तुर्की हार गया। ठीक है, तो हार गया तो जो भारत में रहने वाला मुस्लिम है वो नहीं ना चाहेगा कि कोई मुस्लिम देश हार जाए ये इंग्लैंड से। तो उसी के खिलाफ मुस्लिम सब भी इकट्ठा हो गया इंग्लैंड के खिलाफ। खिलाफत मूवमेंट उसको बोलेंगे। मतलब खलीफा का पद वहां पे ऑटोमन एम्पायर में खत्म कर दिया था, जब वो डिफीट हो गया, उसका ऑटोमन एम्पायर टूट गया। तो एक खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1920। महात्मा गांधी convinced other leader of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as स्वराज। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट किसके सपोर्ट में शुरू किया गया? भारत में सहानुभूति हम लोग भी रखते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में हिंदू को मारता है चाहे कुछ होता है तो हम लोग भी सहानुभूति रखते हैं ना, उसी तरह से जो यहाँ का मुस्लिम रहने वाला था, ऑटोमन एम्पायर को ये सब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वार में हरा के, तो उसके खिलाफ, और खलीफा का वहां पद रहता था उसको खत्म कर दिया।
तो उसी के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट यहाँ का मुस्लिम लोग शुरू किया। तो महात्मा गांधी को लगा कि अब हिंदू और मुस्लिम दोनों अंग्रेज के खिलाफ आ जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये खिलाफत और स्वराज किसका था? महात्मा गांधी का था। Why non-cooperation? According to Mahatma Gandhi, British rule was established in India with the cooperation of Indians। जैसे कॉपरेशन का मतलब क्या कर रहा है? जैसे भारत में जो ब्रिटिश आर्मी बनाया उसमें सबसे ज्यादा 10% ही ब्रिटिश था, 90% तो इंडियन ही है फोर्स में। वही तो लाठी चार्ज कर, जनरल डायर फायर करने के लिए बोला तो गोली चलाने वाला तो इंडियन ने था फोर्स में। तो अब महात्मा गांधी ने यहीं से नॉन कोऑपरेशन शुरू किया कि जो भी भारतीय काम कर रहे हैं सरकारी वो सब त्याग दीजिए, स्कूल कॉलेज सरकारी जाना बंद कीजिए। उसी को नॉन कोऑपरेशन बोलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज प्रोटेस्ट इन स्टेट, दिस शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जैसे उस समय बहुत सारा उपाधि देता था, मतलब गवर्नमेंट उसको क्या करना है कि नहीं लेना है, पुरस्कार कुछ देता है तो। बॉयकॉट सिविल सर्विस, सिविल सर्विस मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, आईएएस आईपीएस नहीं बनना है, आर्मी में नहीं जाना है, पुलिस में नहीं जाना है, सब नौकरी छोड़ छोड़ के आ जाओ, कोर्ट वकील कुछ नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, फॉरेन गुड्स का यूज नहीं करना है जो इंडिया से बाहर बन के आ रहा है। After much hurdles and campaigning between the supporters and opponents, this movement finally in December इतना द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? दिसंबर 1920 में। और नॉन कॉपरेशन का मतलब समझ रहे हो ना कि सरकारी चीजों का बहिष्कार करना है, सरकारी स्कूल में नहीं जाना है, सरकारी नौकरी नहीं करना है, बाहर इंग्लैंड से जो बन के सामान आ रहा है उसमें नहीं मतलब खरीद के खाना है चाहे पहनना है। तो ये सब एकदम पूरा ब्रिटिश को बॉयकॉट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? डिफरिंग स्टैंड within the movement. In January 1921, non-cooperation Khilafat movement began. In this movement, various social groups participated, but the term meant different things to different people। अब ये देखिए, अब दो चीजों को ये मिक्स कर दिए, एक तो नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी चला और खिलाफत वो ऑटोमन एम्पायर वाला मुस्लिम वाला, दोनों को मिक्स करके चला रहे थे। तो सब आदमी का अपना अपना थिंकिंग था। द मूवमेंट देखिए शहर में कैसे आंदोलन चला नॉन कॉपरेशन का। Middle class started the movement and thousands of students, teachers, headmaster left the government control school and college। तो टीचर नौकरी छोड़ने लगा, स्टूडेंट स्कूल जाना बंद कर दिया, ये सब हुआ। लॉयर्स हैव गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, वकील लोग प्रैक्टिस करना बंद कर दिए। इन द इकोनॉमिक फ्रंट द एफर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन वेयर मोर ड्रामेटिक। The production of Indian textile mills and handlooms went up and people स्टार्टेड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। देखिए अब इससे क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन में विदेश का सामान महात्मा गांधी यूज करने के लिए मना किए थे, तो भारत के सामानों का टेक्सटाइल मिल का संख्या बढ़ गया, लोग मतलब भारत में बना हुआ चीज खरीदने लगे, ये चीज हुआ एक फायदा। बट दिस मूवमेंट सो डाउन ड्यू टू द वैरायटी ऑफ रीजन सच एज द खादी क्लॉथ आर एक्सपेंसिव। लेकिन क्या था कि भारत में बनने वाला सूती वस्त्र जो था वो काफी महंगा था। अंग्रेजों जैसे अभी भी देख लो, इंडियन जो सामान रहता है वो महंगा रहता है, चाइनीज सस्ता रहता है, वही उस समय भी था। तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि वो एक्सपेंसिव था। लेस इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट एंड टीचर, और उस समय ज्यादा मात्रा में स्कूल कॉलेज भी नहीं था जो इंडिया के लोग उसको चला रहे। तो इस कारण मजबूरी में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। सो दे वेर बैंक। तो वो लोग फिर वापस क्या करे, गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे, लॉयर अपना प्रैक्टिस करने लगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ भारत में, खास करके टाउन में। rebellion in countryside, the non-cooperation movement spread the countryside where the peasants and tribal were। मतलब देखिए ये कंट्री साइड का मतलब क्या है कि गांव में कैसे पूरा देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल गया। किसान, ट्राइबल, आदिवासी लोग डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड। किसान लोग भी आंदोलन करने लगा। तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड वेयर डिमांडिंग हाई रेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर। देखिए किसान का क्या समस्या था कि जो लैंडलॉर्ड था उनसे काफी ज्यादा टैक्स वसूली कर रहा था। इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार हटवाया जाता था पहले मजदूर को,
फ्री में बिना पैसा दे उसको बेगार से खटवाया जाता था। एंड सोशल बॉयकॉट एंड ऑपरेसिव लैंड ड्रॉट, तो उनका भी किसान का अलग मुद्दा था। जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। इन अक्टूबर ही along with few other set up the अवध अवध किसान सभा। विथिन ए मंथ 300 ब्रांचेज हैव बीन सेंट अप एंड 1921 द पीजेंट मूवमेंट वाज स्प्रेड एंड द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वेर अटैक्ड। तो ये लोग क्या करने लगा, जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू अपना आंदोलन चला रहे हैं पैरेलल में महात्मा गांधी के साथ साथ, अभी उतना दोस्ती नहीं हुआ है दोनों में। ये अपना क्या अवध किसान सभा नाम का एक संगठन बनाए, और धीरे धीरे इसका क्या हो गया, 300 ब्रांच 300 सिटी में फैल गया। और क्या करने लगा, इसमें का आदमी अटैक करने लगा तालुकदार, मतलब जैसे कैसे ब्लॉक रहता वहां पे जाके अटैक करने लगा, मर्चेंट्स को अटैक करके लूटपाट करने लगा, बाजार को लूटने लगा, ग्रेन्स वेयर टेकन ओवर। तो ये भी चीज समझना होगा, जवाहरलाल नेहरू का कहानी यहां से आ रहा है। इन अर्ली 1920 से मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेड एंड उडेमा हिल्स एंड आंध्र प्रदेश। गुरिल्ला मूवमेंट मतलब क्या करना है कि चुपके से मार देना है उसको, मार देना है अंग्रेज के किसी ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट सर्वेंट को। द गवर्नमेंट स्टार्टेड चूजिंग डाउन द फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू विच देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड। फाइनली द हिल्स पीपुल रिवोल्टेड विच वाज लेड बाय द एलओडी सीताराम राजू। एलओडी सीताराम राजू के नेतृत्व में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। एंड हु क्लेम दैट ही हैज ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, मतलब आदिवासी के नेता हुए, आदिवासी में ऐसा लगता था कि उसका नेता क्या है, भगवान के समान उसको मानता था सब। तो इनको भगवान के समान मानता था। वो एक गुरिल्ला वारफेयर, मतलब जंगल में जाने से आदिवासी को देखे थे ना हम लोग, पढ़े थे कि कितना सारा नियम कानून बना के रोक रहा था, तो उसी के खिलाफ ये लोग जितना भी सबको मारना शुरू कर दिया था। तो सब जगह अपना अपना आंदोलन हुआ। स्वराज इन प्लांटेशन फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट द रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम अंडर Inland Immigration Act 1859, plantation worker not permitted to leave the tea garden without permission. After the period of non-cooperation movement, thousands of workers left the plantation and headed home. But unfortunately, they never reached their destination and were caused by the police and brutally beaten up. देखिए क्या हुआ ना कि असम का अब ये कहानी बता रहा है कि वहां पे चाय का खेती करवाता था अंग्रेज जबरदस्ती। अगर आपको काम करने के लिए ले गया है तो चाय के बागान से आपको बाहर नहीं आना, बाउंड्री के अंदर ही रह के फसल काट उठ के तब वापस जाना है। लेकिन ये लोग जब सुना चाय के बागान का मजदूर असम का कि महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, तो ये लोग भी वहां छोड़ के और ये लोग वापस आना चाहे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और ब्रूचुअली उनको मारा पीटा गया। चलिए, तो एक तो नॉन कॉपरेशन का बात हो गया, नॉन कॉपरेशन का। उसमें क्या कर रहा था कि आदमी नियम नहीं तोड़ रहा था, खाली सहयोग नहीं करना है, हमारा इच्छा हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारा इच्छा हम नहीं पढ़ेंगे, आप जबरदस्ती हमको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसमें था कि नियम कानून नहीं तोड़ना है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में क्या करेगा कि अब रूल को तोड़ो। सरकार कह रहा है कि टैक्स दो तो टैक्स मत दो, बिजली बिल दो तो बिजली बिल मत दो, इस तरह का। तो वो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का तो देख लिए कुछ ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं अंग्रेज पे। व्हाट सिविल डिसोबीडियंट, इन फरवरी 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन, मतलब दिसंबर 1920 में शुरू हुआ ना जी नॉन कॉपरेशन, और फरवरी 1922 में खत्म हो गया, उसको विथड्रॉ कर दिया गया। बिकॉज महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वाज टर्निंग वायलेंट, क्योंकि धीरे धीरे अब देखिए अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इतना पुलिस से पिटा रहा है किसान सब, तो इसको कारण महात्मा गांधी इसको वापस ले लिए। Some of the leader wanted to participate in the election to the provincial council। और अब क्या हुआ कि 1922 के बाद, अब 1920 में तो डिसाइड किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की इलेक्शन नहीं लड़ना है किसी को, लेकिन ये लोग अब इलेक्शन लड़ने के मूड में आ गए। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बाय चितरंजन दास। सीआर दास का मतलब क्या है, चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया। और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू
के द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया। इन द लेट 1920 इंडियन पॉलिटिक्स अगेन shaped because of two factors. The first effect was the worldwide economic depression, and second effect was the falling agriculture prices. The Statutory Commission was set up to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. In 1928, the Simon Commission arrived in India and it was greeted by the slogan "Go Back Simon." In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru at Lahore, Congress formalized the demands of Purna Swaraj or full independence in India. It was declared 26 जनवरी 1930 would be celebrated as इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या घटना घटा। सबसे पहले तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि एक कमीशन बनाया। जैसे अंग्रेज देखा कि इतना सारा आंदोलन कर रहे थे, एक साइमन कमीशन भारत भेजा, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का कब बना? 1928 में भारत आया साइमन कमीशन। तो एक स्लोगन तुम लोग पढ़े भी होंगे कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक, साइमन कमीशन भारत के लिए नियम कानून बनाने के आया था। लेकिन साइमन कमीशन में क्या होता है कि 10 गो मेंबर आए, तो उसमें कोई इंडियन था ही नहीं। तो भाई विदेश का आदमी भारत के लिए नियम कैसे बना सकता है? उसमें 5 को कम से कम इंडियन होना चाहिए। तो इस कारण उसका विरोध हुआ कि साइमन वापस। साइमन क्या था? वो उसके नेतृत्व में था, तो इसी कारण साइमन कमीशन इसका नाम दिया गया। वो भारत में आया था नियम कानून बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसको वापस। और उसी वक्त क्या किए कि जवाहरलाल नेहरू का उदय हो गया। उन्होंने लाहौर के रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा लहराया पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे। और उन्होंने तय किया कि 26 जनवरी को ही हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और पूर्ण स्वराज का मांग किया अंग्रेज से। समझ गए? इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में चुने हैं, क्योंकि फर्स्ट बार जो तिरंगा झंडा लहराया गया वो 26 जनवरी को ही लहराया गया। देखिए नमक सत्याग्रह, गांधी जी नमक वाला मार्च निकाले थे, भी सुने होंगे कहीं ना कहीं कहानी में। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन में बता दिए थे कि क्या होता है, स्कूल नहीं जाना है, सरकारी काम नहीं करना है, नौकरी नहीं करना, ये सब। अब सिविल डिसोबीडियंट में देखिए क्या होगा, यहाँ है कि अब जितना भी अंग्रेज रूल बनाए उस सब का विरोध करो। सॉल्ट मार्च देखिए क्या हुआ, सॉल्ट नमक के लिए। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट लेटर टू द वायसराय इरविन। भारत में पहले राष्ट्रपति को वायसराय बोला जाता था और इरविन उस समय भारत का वायसराय था 1930 में। स्टार्टिंग 11 डिमांड्स, महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक लेटर भेजा, उसमें 11 को डिमांड किया। Among the demands, the most striking of all was the demand of abolition of salt tax। और उन्होंने उसमें एक 11 को डिमांड में एक डिमांड यह था कि नमक पे जो आप टैक्स लगा रहे हैं उसको माफ किया जाए, विच इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर क्लास, क्योंकि नमक का उपयोग गरीब लोग भी करता है और अमीर लोग भी करता है। द डिमांड्स नीडेड टू फुलफिल्ड बाय 11 मार्च और एल्स कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। 31 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया और 11 मार्च का टाइम दिया गया। 11 मार्च तक वो सब मांग पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो पूरा मतलब पूरा आंदोलन होगा जम के। द फेमस सॉल्ट मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, accompanied by 78 of his trusted volunteer। महात्मा गांधी के साथ साथ 78 उनके कार्यकर्ता भी नमक नमक मार्च में भाग लिए, जिसको डांडी यात्रा भी बोलते हैं। द मार्च ओवर इतना माइल 240 किलोमीटर उन्होंने चला, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह में कहां से कहां चला? 240 माइल चला। कहां से? गांधी जी आश्रम साबरमती से लेके गुजरात के समुद्र के किनारे डांडी नामक जगह तक, जहां नमक बनता था। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड सेरेमोनियल वायलेट द लॉ एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और उन्होंने अंग्रेज के बनाया हुआ कानून को तोड़कर अपने से क्या किया? बॉइलिंग सी वाटर को करके नमक बनाया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वायलेटिंग लॉ, लॉ को वायलेट कर दिया। इसी को तो सिविल डिसोबीडियंट नाम है कि अब नॉन कोऑपरेशन नहीं करना है खाली, अब लॉ को तोड़ना है। This marked the beginning of civil disobedient movement. The movement spread across the world and salt was
सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, सब जगह आदमी नमक पर टैक्स देना शुरू कर दी, नहीं देना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो किसान टैक्स देता था खेत का वो टैक्स देना बंद कर दिया। इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट लॉ वाज वायलेटेड, अब जो जंगल में घुसने का अधिकार नहीं था, जंगल में अब आदिवासी लोग प्रवेश करने लगा जबरदस्ती। इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान ए डेवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, महात्मा गांधी का वो शिष्य था, उसको अरेस्ट किया अंग्रेज। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ए मंथ लेटर, महात्मा गांधी को मतलब ये अप्रैल में, तो महात्मा गांधी को मई 1930 में गिरफ्तार किया गया। किसके दौरान? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दौरान, which led to attack in all structure that symbolized British rule. By witnessing the horrific situation, महात्मा गांधी decided to call off the movement. तो महात्मा गांधी को जैसे ही गिरफ्तार हुआ तो पूरा देश में क्या हो गया, फिर से दंगा अंगा ये सब फैलने लगा, समझ गए ना, हॉरिफिक सिचुएशन हो गया। तो इस कारण सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी, जहां आप करिएगा दंगा फसाद, तो वहां पे सिविल मतलब महात्मा गांधी आंदोलन को अपना वापस ले लेते थे। एंड इंडेड मतलब 5 मार्च 1931, मतलब शुरू हुआ था देखे थे ना अप्रैल 1930 में, 5 मार्च 1931 को खत्म हो गया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, 1 साल के अंदर खत्म हो गया। और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कॉन्टेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, तो गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौता हुआ, उसके कारण गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वापस ले, उनको लंदन बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। ये राउंड टेबल रहता है, यहाँ पे अध्यक्ष बनता है, इधर कुर्सी पर बैठता है आदमी, इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन भाग ले गए। व्हेन द कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड एंड relaunched the civic disobedience movement for over a year and continue, but by 1934 it lost momentum। देखिए, तो इनको बुलाया गया लंदन में कि हम आपका 11 को बात मान लेंगे, लेकिन वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनका बात नहीं माना गया, एक भी बात। ये पूरा खिसिया के आए और फिर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया इंडिया में। और अबरी चला कितना दिन, पहले 1 साल चला था, अब 3 साल, लेकिन फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब क्योंकि उस समय भारत में उदय हो रहा था वाइब्रेंट, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग का, भगत सिंह का उदय हो रहा था, इन लोगों का मानना था कि सब आंदोलन से नहीं होने वाला है भाई, भारत आजाद। इसी कारण ये वापस 1934 में फिर से शुरू किया, लंदन से रूस के आके, और फिर 1934 में वापस लेना पड़ा इनको अपना आंदोलन। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, जो लोग इसमें भाग लेते थे उस मूवमेंट को किस तरह देखते थे। द पाटीदार्स ऑफ गुजरात, मतलब ये जाति का नाम है, पाटीदार मतलब कुर्मी जाति है गुजरात का, एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेर एक्टिव इन मूवमेंट, मतलब दो लोग खास करके भाग लिया, जाट उत्तर प्रदेश का और पाटीदार गुजरात का। दे बिकम इंथुसिस्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल मूवमेंट बट दे वेर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। लेकिन देखिए, ये दोनों जानी नाराज हो गया, जाट समाज और पाटीदार, क्योंकि महात्मा गांधी मूवमेंट तो शुरू कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन फिर कॉल्ड ऑफ कर दे रहे हैं उसको, फिर वापस ले रहे हैं कि नहीं नहीं आज से बंद, तो ये तो कैसे चलेगा। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तो महात्मा गांधी लंदन से रूस के आके जो फिर से रिलाउंच किए सिविल, तो उसमें बहुत जो नेता थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके साथ आंदोलन नहीं करेंगे। The poorer peasant joined a variety of radical movements, often led by the socialist and communist। अब इन्होंने रेडिकल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, जो गरीब किसान थे, रेडिकल मूवमेंट मतलब मार काट वाला मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927 वाज। देखिए, अब ये इंडियन कांग्रेस का फॉर्म हो चुका था उसी समय, इसी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्थापना, फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ। इसमें क्या था कि भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल रहते थे और देखते थे कि अंग्रेज भारत का कितना शोषण कर रहा है इकोनॉमिक रूप से। The industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedient movement। जो
यहाँ के बिजनेसमैन थे, उन्होंने महात्मा गांधी का सपोर्ट किया। When it was first launched, some of the industry workers did participate in civil disobedience movement. In 1930 and 32 रेलवे वर्कर एंड द डॉक वर्कर वेयर ऑन स्ट्राइक। जो रेलवे में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी 1930 और 32 में महात्मा गांधी का साथ दिया और काम धंधा छोड़ने लगे थे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ली, बट फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय तक महिला को कोई उतना बड़ा पोजीशन या पद नहीं दिया गया। ये भी एक सच्चाई था, खाली ताली बजवाने के लिए बुलाया जाता था। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट। Dalit addressed as untouchable were not moved by the concept of Swaraj. महात्मा गांधी used to call them हरिजन, मतलब जो छोटे कास्ट के लोग थे, उन लोग स्वराज के मांग से संतुष्ट सिर्फ नहीं थे। महात्मा गांधी छोटे कास्ट के लोगों को हरिजन बोलते थे। और कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, विथआउट हुम स्वराज कुड नॉट बी। और महात्मा गांधी का मानना था कि बिना दलित पार्टिसिपेशन के हम लोग अंग्रेज से आजादी नहीं पा सकते हैं। He organized satyagraha for untouchable, but they were keen on a different political situation. On the problem of community, they demanded reserve seat in the educational institution and separate electorate. जो दलित कम्युनिटी था, उसका नेता का मान था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम लोगों के बच्चों के लिए सीट रिजर्व किया जाए, और प्लस में हम लोगों का जो विधानसभा ये सब इलेक्शन अंग्रेज देने जा रहा है कि अब भारतीय इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें दलित के लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। अब यहाँ से भीमराव अंबेडकर की कहानी शुरू हो रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु आर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। दलित का नेता कौन बना? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने किस संगठन का गठन किया? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का, 1930 में। समझ गए ना? clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalit। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखे थे ना कि महात्मा गांधी गए थे भाग लेने, उसमें ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी गए हुए थे। इनको महात्मा गांधी के साथ कचरा हुआ, क्योंकि वहां पे वो मांग कर रहा था कि इंडियन में भी दलित के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट कीजिए, अलग हमारा विधायक चुन के जाना चाहिए। The Pune Pact of September 1932 gave the depressed classes, later to be known as the Scheduled Caste, reservation seat in provincial and central legislative council। देखिए, जो भारत में भी विधानसभा और लोकसभा में जो लागू है रिजर्वेशन, 1932 में पूना पैक्ट में दिया गया शेड्यूल कास्ट को। समझ गए ना? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम फेल्ट alienation from the Congress due to which the relation between Hindu and Muslim what। देखिए, अब महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं कि पहले आंदोलन कर रहे हैं फिर वापस ले रहे हैं, तो उसका मुस्लिम भी अब खिसिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी तो हिंदू के नेता थे, तो मुस्लिम और हिंदू में अब लड़ाई झगड़ा दंगा होना शुरू हो गया। देखिए, देश का बंटवारा धीरे धीरे होगा। देखो, अब मुस्लिम का नेता का यहाँ चर्चा आ गया, ये दलित का नेता का चर्चा हो गया, ये मुस्लिम का नेता का चर्चा आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट। अब ये कहने लगा कि अब मुस्लिम के लिए भी सीट भाई रिजर्व करो। इफ मुस्लिम वेयर assured रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन proportion to population in the Muslim dominated provinces, but the hope of resolving the issue at all party conference in 1928 disappeared when the M.R. Jairekar, the Hindu Mahasabha, strongly opposed effort of compromise। देखिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाया गया, दलित नेता को अलग बुलाया गया, मुस्लिम को अलग बनाया गया, महात्मा गांधी के लोग बनाया गया, हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकार थे, इनको बुलाया गया। तो मुस्लिम अब वहां मांग करने लगा कि अब मुस्लिम के लिए भी सीट रिजर्व कीजिए भाई लोकसभा में, सेंट्रल असेंबली में। तो ये सब का अपोज किया हिंदू महासभा वाला ने। तो यहां से अब देश का बंटवारा होगा। The sense of collective belonging, nationalism spread when the people began to believe that they are all part of same nation।
नेशनलिज्म का भावना तब उत्पन्न होता है जब आदमी समझने लगता है कि हम लोग एक जगह के ही रहने वाले हैं, एक दूसरे का भावना लोग समझने लगता है। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फ्लोकर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड ए पार्ट ऑफ मेकिंग नेशनलिज्म। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉन्ग नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। फोक सॉन्ग, फिक्शन, कहानी, हिस्ट्री, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल, ये सब क्या है, नेशनलिज्म को भावना बढ़ाने में मदद करता है। फाइनली द 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कैम टू विजुअलाइज, मतलब 19वीं शताब्दी तक इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन 20वीं शताब्दी होते होते, खास करके 1920 महात्मा गांधी के आने के बाद भारत को भी लगने लगा, मतलब सब छोटा छोटा मिल के आप अंग्रेज को नहीं हरा सकते थे। बिहार अलग 4 स्टेट में बटा हुआ था, बंगाल अलग बटा हुआ था, छत्तीसगढ़, तो सब लोग एकजुट हुआ, तब नेशनलिज्म 20th सेंचुरी में इंडिया में आने लगा, फाइनली 20th सेंचुरी। और भारत माता का इमेज कैसे, हम लोग देखे थे ना कि फीमेल को ही आगे दूसरे देश में किया गया, यहाँ भारत माता भी हम लोग बोलने लगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज इन द 1870, ही रोट वंदे मातरम एज द हाइम्स ऑफ द मदरलैंड। भारत माता का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उन्होंने एक लिखा गीत लिखा, वंदे मातरम, हाइम्स ऑफ मदरलैंड। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, पोर्ट्रेट एज द एस्थेटिक फिगर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता का चित्र बनाया। ही is claimed composed, divine and spiritual. He late 19th century Indian nationalists began recording folk tales sung by the bards, and they toured villages to gather folk song and legends. During the Swadeshi movement in Bengal, tricolor flag red, green, yellow. देखिए भारत का पहले कैसा कलर था, रेड, ग्रीन और येलो चुना गया था। वाट डिजाइन विच वाज 8 लोटस, और बीच में कमल का फूल, रिप्रेजेंटेड 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड ये क्या है भाई, क्रिसेंट मून, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड, फिर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट का महात्मा गांधी डिजाइन किए। रविन्द्रनाथ टैगोर कैसा डिजाइन किए थे? रेड, ग्रीन और येलो। एंड हैड द स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, महात्मा गांधी वाला में चरखा था, स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये सब चर्चा है, समझ में आ ही रहा होगा धीरे धीरे। कंक्लूजन क्या निकला पढ़ के निष्कर्ष? In the first half of the 20th century, various groups and classes of Indians came together for the struggle of independence. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, attempted to resolve the differences and ensured that the demands of one group did not alienate another. In the other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom for colonial rule. मतलब हम लोग के अंदर से आवाज क्यों आ रहा था? क्योंकि हम लोग को ब्रिटिश रूल से आजादी चाहिए था, इसी कारण हम लोग का देश एकजुट हो पाया। लेकिन एकजुट भी उतना नहीं हो पाया, भारत पाकिस्तान बन ही गया। ये तो समझिए कि दलित के लिए अलग देश नहीं बना, बहुत बड़ा चीज है। नहीं तो भारत पाकिस्तान तो बन ही गया, क्योंकि सबका डिमांड को तो एक आदमी पूरा कर नहीं सकता है। तो ये समाप्त हुआ आपका। 5 मिनट के बाद फिर लिंक भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे कल ही टाइप के 10 मिनट का। 5 दिन में इसका चारों चैप्टर खत्म कर देंगे, समझ गए ना? इसको इसको फिर से तुम लोग रीडिंग डालो भाई, एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ोगे सब नहीं समझ में आएगा। कहानी है, बढ़िया से पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है हिंदी में, लेकिन एनसीईआरटी किताब का एक बार 2 बार जरूर पढ़िए। और फिर क्वेश्चन आंसर अभी 5 मिनट में लिंक भेज रहा है, तब होगा।